गुड इवनिंग बच्चों। थोहेन, अभिनव, सभी को गुड इवनिंग। होमवर्क अटेम्प्ट किया था भाई? अभिनव भाई आपके कमेंट जानते हैं भाई, सभी को जानते हैं। इससे क्या लेना देना है? जब मैं फिटजी जयपुर में था तो साथ में काम किया था, बट इससे आपके लिए वो क्या रेलिवेंट है, आई डोंट नो। अभिनव, थोहेन, अलेक, सभी को गुड इवनिंग। तो होमवर्क आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। होमवर्क सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। कुछ क्वेश्चन हुए भाई अपने से? कुछ क्वेश्चन हुए क्या अपने से? एलसी सर्किट तो देखो, एलसी सर्किट भी बता देता हूं, बट वो एज इट इज वही है जो आपने एलसी सर्किट आपने वहां देखा था डीसी वाले में। ठीक है, तो डीसी वाले में जो आपने देखा था वही देखा था, सेम वैसे ही होगा। फेजर आपका एक्सेल होगा, एक्सी होगा, आर जीरो हो जाएगा, केवल एक्सेल आएगा, एक्सी आएगा। तो रेजोनेंस की कंडीशन एलसी ऑसिलेशन में भी वही होगी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो इन सीरीज एलआर सर्किट, एल दिया था, आर दिया था, ए वेरिएबल ईएमएफ सोर्स आपको दिया हुआ है जिसकी आरएमएस वैल्यू दी है और फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड। फाइंड द करंट एम्पलीट्यूड इन द सर्किट एंड फेज करंट। ठीक है, तो ये आपको करंट वोल्टेज दिया हुआ है, साइनोसोडल फंक्शन है। तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, हमें बताना है करंट एम्पलीट्यूड। ये ध्यान दो, करंट एम्पलीट्यूड का मतलब हुआ हमें मैक्सिमम करंट बताना है। आई नॉट इट इज आस्किंग। ठीक है, तो आई नॉट सभी बच्चों को पता है क्या होता है, इट इज ई नॉट अपॉन मॉड जेड। यही तो करते हो। और आपको वी आर एम एस दिया है, तो ई नॉट क्या हो जाएगा, वी आर एम एस √2, है ना। वी आर एम एस अपॉन ई नॉट, यही है। तो ई नॉट यहां से निकाल लोगे, वो हो जाएगा 220 √2। ठीक है, अब मॉड जेड की कहानी है, कैसा सर्किट है, एलआर सर्किट है। तो क्या इंपिडेंस फेजर सभी लोग बना सकते हो इसका? इंपिडेंस फेजर सभी बच्चे यहां से बना सकते हैं। इंपिडेंस फेजर क्या होगा, एलआर सर्किट है तो आर इधर होगा, है ना। और ओमेगा एल, एक्सएल इधर होता है। हमेशा जो है वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है ना। ये एक्सएल होगा, ये अपना आर होगा, दैट इज ओमेगा एल। तो नेट इंपिडेंस जो होगा वो कुछ इधर आ जाएगा। नेट इंपिडेंस जो होगा वो कुछ इधर आ जाएगा, ये होगा जेड। ठीक है, तो अब जेड निकाल सकते हो क्या सभी लोग? पहले एक्सेल निकाल लो। एक्सेल है ओमेगा एल। अच्छा, एक चीज देख लेना, जो कल भी हम लोग मुझसे गलती हुई थी, इसको ध्यान से देखना। ये फ्रीक्वेंसी है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी? अगर एंगुलर होगा तो रेडियन पर सेकेंड होगा, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी होगा तो हर्ट्स में होगा, तो आप समझ जाओगे। तो यहां पे हर्ट्स दिया हुआ है, तो एक्सेल होगा ओमेगा एल। तो ओमेगा एल, और ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2πf_l। कैलकुलेशन है, कर लो। 2 × π × 50 इंटू एल कितना दिया हुआ है, 35। एल दिया है 35 इंटू 10⁻³ मिली हेनरी। तो थोड़ा सा इसको हेल्प कर दो, बता दो क्या आ रहा है। एक्सेल बता दो क्या आ रहा है, एक्सेल बताओ, नहीं तो मैं फिर कैलकुलेटर से करूंगा।
मेरे बस का नहीं है। पाई 3.14 हो जाएगा, 3.14 से कर लो, यहां से जल्दी से बताओ। 11 आ रहा है, चलिए लिख देता हूं आप पे भरोसा करके। तो एक्सेल अपना 11 ओम हो जाएगा, तो हमारे पास Z आ जाएगा। ठीक है, तो Z अब निकालने के लिए हम लोग तैयार हैं। Z अपने पास क्या होगा, मॉड Z जो होगा वो होगा R। R देखो कितना है, 11 ही है। क्या बात है, तो जेई वाले कैलकुलेशन कम ही फंसाते हैं एडवांस वाले। तो ये हो जाएगा √2 11, 11 √2, 11 √2। ठीक है, तो बस आपकी पीक वैल्यू आने वाली है। पीक वैल्यू आई नॉट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 220 √2 अपॉन में 11 √2। तो कितना बढ़िया आंसर आ रहा है, 20 एम्पेयर। आंसर होगा इसका 20 एम्पेयर। बहुदीप ने 15.5 बोला है, फिर बाद में बहुदीप ने 10.99 बोला है, तो वही 11 राउंड ऑफ कर लो, तो 20 एम्पेयर ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, करंट एम्पलीट्यूड निकाल लिया आपने, अब आपसे फाई भी पूछा है। तो फाई कौन सी बड़ी चीज है आपके लिए, यही तो फाई है। फाई कौन सी बड़ी चीज है, फाई भी निकालना आपके लिए बहुत ईजी है। tan फाई, तो tan फाई हो जाएगा एक्सएल अपॉन में आर। तो tan फाई हो जाएगा, एक्सएल कितना था अपना 11 था, और आर भी 11 था 1, तो फाई हो जाएगा π/4, तो 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। 45 डिग्री फाई हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किस ईयर का है, ये नहीं दिया हुआ है। ये किस ईयर का है नहीं दिया हुआ है, हाल फिलहाल का ही होगा। द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट द 3 टर्मिनल, और ये सब जेई एडवांस के PYQs है भाई, ठीक है, जेई मेंस आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट 3 टर्मिनल XYZR, तो Vx आपको दिया हुआ है, Vy दिया है, Vz दिया है, मतलब कोई भी 3 पॉइंट आप ले सकते हो यहां पे, X Y और ये Z। आपने यहां पे क्या किया, वोल्ट मीटर लगा दिया, जैसे यहां पे भी वोल्ट मीटर लगा दिया, और इसको मेजर कर रहे हो, और इसको आप मेजर कर रहे हो। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, VXY RMS, ये RMS बोल रहे हैं, VXY RMS। VXY का मतलब Vx माइनस Vy आपसे पूछा है, यहां से मतलब ये पूछ रहे हैं, पहले हम लोग पीक निकालेंगे फिर RMS निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा VXY मतलब Vx माइनस Vy, यहां पे VYZ वो Vy माइनस Vz, है ना। तो ये आपसे पूछा गया है, और इंस्टेंटेनियस दिया है, देखिए सब इंस्टेंटेनियस है, टाइम का फंक्शन है, ये सब इंस्टेंटेनियस आपको दिया हुआ है। तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो नॉर्मल मैथ्स का तरीका है कि आप Vx को Vy से माइनस करो और साइन A प्लस बी लगाकर इसको फाइनली Vx माइनस Vy को समथिंग V साइन ओमेगा टी प्लस फाई का फॉर्म दो। उसमें बहुत मेहनत लगेगी आपको, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया है, फेजर, एक टूल दिया था मैंने आपको फेजर का, कि दो साइनोसॉइडल फंक्शन को कैसे हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप फेजर से करोगे तो खटाखट क्वेश्चंस होने लगेंगे। तो जैसे इसी को करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं, V0 साइन ओमेगा टी और 2π/3 है। तो हमारे पास Vx था V0 साइन ओमेगा टी, Vy था V0 साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3। ठीक है, और शायद Vz भी लिख ही लेते हैं, Vz V0 साइन क्या था 4π/3, V0 साइन ओमेगा टी प्लस 4π/3।
तो अब मुझे बताओ कि आप Vx माइनस वी वाई करोगे तो क्या करोगे, इन दोनों के बीच का आप फाई निकाल सकते हो और फेजर बना सकते हो, है ना। तो यहां पे बच्चे गलती क्या कर देंगे, जैसे ये बताओ तुम लोग जरा, इसका क्या होगा फाई, इसका फाई क्या होगा जरा बताओ। इसका फाई क्या बोल सकते हो। फेजर बनाओ। यहां एक गलती हो जाएगी, आपसे Vx प्लस वी वाई नहीं पूछा है, आपसे Vx माइनस वी वाई का पूछा है। तो यहां गलती बच्चे क्या करेंगे ये मैं बता चुका हूं, खैर जब फेजर पढ़ा रहा था। माइनस वी वाई, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं Vx प्लस माइनस ऑफ वी वाई, मतलब आप ऐड कर रहे हैं, कभी भी आप ऐड करते हो, ठीक है, आप ऐड करते हो। तो एक बच्चा लिख भी रहा है 2π/3 फेज डिफरेंस, गलत है, 2π/3 नहीं होगा, यही चीज देखना है आपको। यहां माइनस है तो आपको लिखना पड़ेगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये है, प्लस रिजल्टेंट आप किसका ले रहे हो, माइनस वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3। ये दो साइनोसोडल फंक्शन को आप ऐड कर रहे हो, एक v को और एक माइनस वी वाई को। तो इस माइनस वी वाई की वजह से इसमें एक एक्स्ट्रा पाई का फेज डिफरेंस आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात था। तो वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3 प्लस पाई, ये होगा भाई। अब आप कंपेयर कर सकते हो फेज, है ना, 2π/3। तो हमारे पास आएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 4π/3। तो नाउ व्हाट इज द फेज डिफरेंस, इट इज 4π/3, है ना, 4π/3, 5π/3 क्यों बोल रहे हो, अच्छा 5 होगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा अपने पास 5π/3। तो अब आप फेजर बना सकते हो इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए, इन दोनों का फेजर इनको निकालना है तो फेजर बना सकते हो। तो फेजर बनाओ, फेजर क्या हो जाएगा इसके लिए देखो। तो आईआईटी वाले हमेशा फंसाते हैं कुछ ना कुछ। तो यहां अगर फेजर बनाओगे तो बहुत बच्चे इसी चीज का ध्यान नहीं रखेंगे, वो सीधे सीधे 2π/3 से फेजर कर देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो यहां पे अपने पास आ जाएगा वी नॉट को ये रेफरेंस मान लो, तो ये हो जाएगा अपना वी नॉट, ये हो जाएगा वी नॉट, है ना। और 5π/3, 5π/3 क्या होगा यहीं से देख सकते हो, पाई प्लस 2π/3, पाई प्लस 2π/3 यही था। तो ये 120 डिग्री ऐसा होगा। एक बार आपने पाई प्लस है ना, पाई प्लस है मतलब फिर 180 प्लस 120, ये होगा पाई प्लस 2π/3। तो एक बार आप इसको रोटेट करो तो पूरा पाई आ गया, और फिर 2π/3 और रोटेट करोगे, तो 2π/3 और रोटेट करोगे तो यहां चले आओगे। बोलो, मतलब ये पूरा है, ये हुआ पाई, ये हुआ 2π/3, तो ये तुम्हारा जो बचा है वो कितना होगा, π/3, है ना, π/3। तो ये हुआ अपने पास वी नॉट और ये हुआ वी नॉट। इसका रिजल्टेंट निकाल लो, इसका जो रिजल्टेंट होगा यही इन दोनों का अपना मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये होगा रिजल्टेंट। तो ये वी आर इन दोनों का निकाल सकते हो। वी आर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2v0 कॉस π/3 अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3v0, ये हुआ वी आर, √3v0, ठीक है। बट आपसे जो है पूछा गया था वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज पूछा गया था, ये पीक है। वी आर का मतलब vxy, vxy
ये आपका मिला √3 V0। बट ये पीक वैल्यू है, तो Vxy की RMS वैल्यू क्या होगी? Vxy अपॉन √2, मतलब √3/2 V0। ये आंसर होगा। क्लॉकवाइज मत रोटेट करिए भाई, ये गलत है। हमेशा एक ही कन्वेंशन होता है, ये बताया था तुम्हें कि क्लॉकवाइज आप तब रोटेट करते जब यहां पे माइनस होता, जब प्लस है तो मतलब लीडिंग है, मतलब हमेशा आप इस V0 को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, लीडिंग है। माइनस होता तो इस V0 को क्लॉकवाइज रोटेट करते, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अब आप लोग Y और Z के लिए निकाल लो, Y और Z के लिए निकाल लो, अब तो कर सकते हो, जल्दी से बता दो। Y और Z के लिए तो Vy माइनस VZ, जिसको आप लिख सकते थे Vy प्लस माइनस टाइम्स ऑफ VZ, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या? V0 साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3 प्लस V0 साइन ओमेगा टी प्लस 4π/3 प्लस पाई, ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूं। शायद समझ गए होंगे आप लोग माइनस के लिए, तो 7π/3 था क्या? 4π/3, ठीक है। तो माइनस की वजह से एक एक्स्ट्रा पाई आ गया, तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा? V0 साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3 प्लस V0 साइन ओमेगा टी प्लस 7π/3, और 7π/3 मतलब वही है कितना? 2π प्लस π/3 ना, 2π प्लस π/3। तो अब इसका फेजर बनाते हैं और रिजल्टेंट निकालते हैं फटाफट। तो इसका फेजर बनाओ, तो रेफरेंस फेजर से अब यहां पे देखो, ये V0 जो है 0 नहीं है, 2π/3 है, तो इसको आप एंटी क्लॉकवाइज, प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे यहां पर ऐसा, ये आएगा Vx Vy। एंड व्हाट अबाउट योर VZ? VZ देखो 7π/3, 7π/3 का मतलब क्या हुआ? 2π प्लस π/3, 7π/3 क्या बोलोगे? 2π प्लस π/3, तो इसको आप रोटेट करो, तो 2π अगर रोटेट करते हो, ये है अपना, इसको पूरा रोटेट करोगे तो ये पूरा 2π हो गया। अब एक्स्ट्रा कितना? π/3, तो एक्स्ट्रा अपना π/3। तो ये हो जाएगा अपना VZ। VZ का ये भी V0 है, और ये हो जाएगा कितना? 2π तो पूरा रोटेट हुआ था, और ये π/3, और इधर V0 ये 2π/3, तो बचा कितना? 60, तो π/3। तो एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, एक कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो फाइनली YZ का रिजल्टेंट कितना आ रहा है? इसका VR कितना आ रहा है? कंपोनेंट इसका कैंसिल हुआ, एक ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो रहा है कौन सा? साइन वाला, तो ये हो जाएगा 2V0 साइन 60, दैट इज 2V0 √3/2। तो हमारे पास आ रहा है √3 V0, दैट इज VYZ। VYZ मैक्स मतलब है ना, पीक है, मैक्स है, तो VYZ RMS वो हो जाएगा VYZ मैक्स अपॉन में √2। तो फिर से इसका भी वही आ रहा है, √3/2 V0, √3/2 V0। ठीक है, चलिए चेक करिए जरा ऑप्शन सब, इसके ऑप्शन। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो देख लीजिए। VRMS XY V0 गलत है, VRMS XY ये ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। मल्टी करेक्ट भी हो सकता है, तो ये तो सही है। YZ ये गलत है, ये गलत है। अब क्या बोल रहा है? इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द टू टर्मिनल, ये भी सही है भाई, ये भी सही है। इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ टू टर्मिनल, चाहे यहां से यहां लो
चाहे यहां से यहां लो, किसी भी दो टर्मिनल का सेम ही आ रहा है, यही आ रहा है, तो ये आंसर भी आपका हो जाएगा। तो ए और डी इसका आंसर बोला जा सकता है ना, ए और डी इसका आंसर बोला जा सकता है। क्लियर है बच्चों? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन द सर्किट सोन इन द फिगर LCR, LCR सीरीज है, ये देख पा रहे हैं सभी बच्चे, LCR सीरीज सर्किट है ये। तो इस LCR सीरीज सर्किट में दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ AC सोर्स V0 sin ओमेगा टी एज सोन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट ऑप्शंस। तो आपको करेक्ट ऑप्शंस बताना है। इफ ओमेगा टेंडिंग टू 0 द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम नियरली 0, अगर हम ओमेगा को 0 करते हैं तो करंट हमारा टेंडिंग टू 0 होगा। ये बात आप लोगों को कैसी लग रही है, जल्दी बताइए कमेंट करके, और क्यों? सही है ना, बिल्कुल इसलिए सही है क्योंकि एक्सेल जो है वो होता है ओमेगा एल, और एक्सी तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा, मैंने आपको ग्राफ भी बताया था, तो एक्सेल भी बढ़ेगा, बट द प्रॉब्लम फॉर एक्सी इज डिफरेंट, 1 ओमेगा सी। अगर ओमेगा टेंडिंग टू 0 है तो एक्सी टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, अगर ओमेगा टेंडिंग टू 0 है तो एक्सी टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, मतलब एक वेरी लार्ज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ओपन सर्किट की तरह बात होगी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, सभी लोगों ने सही सोचा है, ये आंसर होगा। द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट विल बी इन फेज विद वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो अपनी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, वो केवल एलसी पे डिपेंड करती है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, आर पे तो डिपेंड करती नहीं है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये भी अपना सही है, करेक्ट ही पूछा है ना, हाँ इनकरेक्ट भी हो सकता है, ऐसे में धोखा हो जाता है। द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ये भी सही है। द करंट विल बी इन फेज विद वोल्टेज इफ ओमेगा इक्वल टू 10 की पावर 4, मतलब आपसे सीधे सीधे आपसे क्या, अब देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है, 2017 में आपको 4 नंबर दे के गया होगा। तो ओमेगा इक्वल टू 10 की पावर 4, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लो, ओमेगा नॉट वो है 1/√LC, तो ओमेगा नॉट आएगा 1/, और एडवांस जैसे पेपर में जहां पे आपको 40% से 50% करना होता है, मतलब सेलेक्ट होने के लिए, रैंक लाने के लिए आप 65% तक करते हो एक गुड रैंक के लिए, तो ऐसे में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पिक करने होते हैं जो इजी होते हैं, आप इजीली कर ले जाते हो। √L तो 1 × 10 की पावर -6 इंटू सी है अपना 1 × 10 की पावर -6 √, तो आई थिंक ओमेगा नॉट कितना आ गया 12, तो ये आ गया अपने पास 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, वैल्यू भी बहुत आसान दे रखी है ना, 10 की पावर 6 आ गया। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ये नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 6 पर होगी। अच्छा, एट ओमेगा मच ग्रेटर देन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी द सर्किट बिहेव लाइक ए कैपेसिटर, द सर्किट बिहेव लाइक ए कैपेसिटर। आप बताओ कि अगर ओमेगा बहुत बड़ा होगा तो ओमेगा बहुत बड़ा होगा तो एक्सएल बढ़ेगा ना भाई, और एक्सी यहां पे आप क्या बोल सकते हो, अगर ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो एक्सी टेंडिंग टू 0 होगा और एक्सएल टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, तो डोमिनेटिंग नेचर कौन दिखाएगा, इंडक्टिव। ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत क्यों होगा भाई, ये गलत क्यों होगा, आप बताओ क्यों गलत होगा। मैंने तो बता दिया क्यों सही होगा, आप बता रहे हो गलत होगा, तो बताओ क्यों गलत होगा। ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी पे एक्सी टेंडिंग टू 0 होगा, एक्सएल इनफाइनाइट होगा, तो ये कैपेसिटिव नहीं, ये इंडक्टिव होगा, है ना, कैपेसिटिव नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। तो ये दोनों गलत हो गए, ये और ये सही हो गया, ठीक है।
सोनू भाई बता रहे हैं कि ये ए गलत होगा, बाकी लोग क्या इस पे राजी हैं? ये सिंपल दिख रहा है, ओमेगा टेंडिंग टू जीरो देन एक्सी टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना। तो ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव होगा, करंट जीरो होगा ही, नियरली जीरो, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन में देखिए आपको पेन भी नहीं हिलाना पड़ा, आपको पेन भी नहीं हिलाना पड़ा, आपने क्वेश्चन कर लिया। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा सभी लोगों ने, जिन्होंने ट्राई किया होगा, जिन्होंने नहीं किया है एक बार अभी पढ़ लीजिए। आपसे बोला जा रहा है कि एक सर्किट दिया जा रहा है जिसमें कैपेसिटर है और ये स्विच अभी बी पे क्लोज्ड है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, सी अपना 20 माइक्रोफेरेड है, और जो आई है, आई आपका दिया जा रहा है आई नॉट कॉस ओमेगा टी विथ आई नॉट, पीक वैल्यू है 1 एम्पेयर, ओमेगा है 500 रेडियन, स्टार्ट्स फ्लोइंग इन इट विद द इनिशियल डायरेक्शन एज सोन इन फिगर। तो t इक्वल टू 0 पे इन द सर्किट फिगर इज कनेक्टेड टू B, t इक्वल टू 0 पे अभी स्विच B पर लगा हुआ है, t इक्वल टू 0 पे स्विच अपना B पर है। आपने इसको कब मूव किया है? B से आपने इसको D पे मूव कर दिया, कब मूव किया है? एट t इक्वल टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा। इस टाइम पे आपने इस स्विच को B से D पे ले गए हो, ठीक है। नाउ ऑनवर्ड्स ओनली ए एंड डी आर कनेक्टेड, उसके बाद केवल ए और डी कनेक्टेड होते हैं। अब आपसे बोला जा रहा है टोटल चार्ज क्यू फ्लो फ्रॉम द बैटरी टू द कैप चार्ज, क्यू फ्लो फ्रॉम द बैटरी टू चार्ज द कैपेसिटर फुली, ठीक है। टोटल चार्ज कितना फ्लो होता है? क्यू, इसको बैटरी से, ठीक है। सी आपको आर सब दिया है एंड द बैटरी इज आइडियल विथ ईएमएफ 5 वोल्ट। आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है? देखिए मल्टी करेक्ट, ठीक है, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन में हर ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा, ये एक चैलेंज होता है, सबसे टफ सेक्शन यही माना जाता है, ठीक है, कि उसमें आप एक भी गलत कर दोगे, हालांकि पार्शियल मार्किंग रहती है फिर भी, ठीक है। ये तो मल्टी करेक्ट में भी नेगेटिव भी लाते हैं ना, मल्टी करेक्ट में भी तो नेगेटिव लाए हैं कई बार। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर टी इक्वल टू दिस इज, ये ध्यान से सुनिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर टी इक्वल टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा, मतलब 7 पाई बाई 6 ओमेगा, 7 पाई बाई 6 ओमेगा मतलब स्विच अभी बी पर ही लगा है, डी पर नहीं लगा है, ठीक है। तो आइडियल बैटरी क्या मतलब पूछ रहे हैं भाई साहब, ये अजरूल बहुत टैलेंटेड है। तो यहां पर ये बी है, ठीक है। अब इस बी पर अगर आप यहां पर हो और ये एसी सोर्स है, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम चार्ज अभी कितना फ्लो हुआ होगा, क्योंकि ये तो साइनोसोडल फंक्शन होगा, तो मैक्सिमम कितना फ्लो हुआ होगा 7 पाई बाई 6 ओमेगा में, ये आपको पहले चेक करना है। फिर करंट पूछा गया है और फिर आपसे पूछा जा रहा है करंट, तो पहले इसी को चेक करते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो आई आपको दिया हुआ है आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो पहले देखिए कि किस टाइम पे मैक्सिमम चार्ज फ्लो होगा, किस टाइम पे मैक्सिमम चार्ज फ्लो होगा। मैथ्स के स्टूडेंट हो आप लोग, आपको एक फंक्शन दिया जा रहा है आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, यही था ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब ये एसी सोर्स है, उधर डीसी है, मतलब एक तरफ एसी था, उसके बाद वो डीसी पे गया है, तो पहले एसी की बात करते हैं, उसी में पूछा गया ना 7 पाई बाई 6 ओमेगा के पहले। तो आप मुझे बताओ फॉर चार्ज टू बी मैक्सिमम, ठीक है, क्या बोलोगे? डी क्यू बाई डी टी, मैक्सिमम मिनिमा तो सब लोग जानते हो, 0 होगा, है ना। फॉर चार्ज टू बी मैक्सिमम डी क्यू बाई डी टी क्या होगा? 0 होगा। और डी क्यू बाई डी टी का 0 होने का मतलब आई का 0 होना, और आई आपको दे रखा है,
मतलब आई नॉट कॉस ओमेगा टी का 0 होना। तो सभी बच्चे इसके जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, है ना, सभी बच्चे पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। कॉस ओमेगा टी 0 होने का मतलब ओमेगा टी मस्ट बी क्या होगा, आइदर पाई बाई 2 हो, है ना, या 3 पाई बाई 2 हो, 5 पाई बाई 2 हो। तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2n + 1 पाई बाई 2। तो टाइम क्या होगा, 2n + 1 पाई बाई 2 ओमेगा। तो दिस इज द जनरल टाइम व्हेन at each and every n value of n where n lying between क्या होगा, n कहां से कहां शुरू होगा, 0 1 2, आप लोग ये सब खूब आता है जनरल सॉल्यूशन लिखना, ठीक है। तो 0 1 2 3 है ना। तो आप मुझे बताओ कि पहली दफा आपसे इंटरवल क्या है, आपका इंटरवल टी का क्या है, 0 से 7 पाई बाई 6 ओमेगा, यही तो इंटरवल है। तो इसमें पहली बार ये मैक्सिमा कब लेगा, कमेंट करके बताइए। आपसे मैक्सिमा पूछा था टाइम, तो आप बताओ कि 0 से 7 पाई बाई 6 ओमेगा तक में, आपसे पूरा तो पूछा नहीं है ना, 0 से 7 पाई बाई 6 ओमेगा तक ही एसी सोर्स रहता है। तो उसमें पहली बार मैक्सिमा कब आएगा करंट का, मतलब टाइम का। तो फिर हम चार्ज निकालेंगे, क्यों मैक्सिमम चार्ज क्या होगा, पहले देखें तो कि किस समय पे चार्ज होगा, कहां पर होगा भाई, पाई बाई 2 पे, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल पाई बाई 2 पे होगा। तो एट टी इक्वल टू, इसी इंटरवल में लाई कर रहा है, तो एट टी इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा चार्ज विल बी मैक्सिमम। तो चार्ज अपना मैक्सिमम होगा एट टी इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा पे। तो चार्ज का पहले फंक्शन निकाल लें, चार्ज का पहले हम लोग फंक्शन निकाल लें। तो आई दिया है तो चार्ज का पहले फंक्शन निकाल लो। तो चार्ज क्या होगा, मतलब डी क्यू इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी डी टी। इसको आप इंटीग्रेट करोगे जैसे 0 से q, और जनरल एज ए फंक्शन पहले निकाल रहे हैं 0 से t। तो q हमारे पास आएगा आई नॉट अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो हमें चार्ज कहां पे निकालना है, पाई बाई 2, तो ये तो वैल्यू 1 ही हो जाएगी, आई नॉट बाई ओमेगा आएगा। तो q हमारे पास आएगा, q मैक्स जो आएगा वो आएगा आई नॉट बाई ओमेगा। आई नॉट आई थिंक 1 दे रखा था, चेक करो, आई नॉट 1 दे रखा है, ओमेगा 500 दे रखा है। तो आई नॉट 1 है और ओमेगा 500 है, तो 1 अपॉन 500 मतलब 0.2 इंटू 10 की पावर -2, या फिर Q मैक्स आप बोल सकते हो 2 इंटू 10 की पावर -3 कूलम, ये होगा, ठीक है। तो यहां पर अपने पास ये आ जाएगा। अब देखो, तो पहला इन्होंने बोला था 1 इंटू 10 की पावर -3, तो ये गलत निकला, मैक्सिमम चार्ज ये नहीं होगा, मैं इस दौरान वो 2 इंटू 10 की पावर -3 होगा। फिर आपसे बोला जा रहा है द करेंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट जस्ट बिफोर टी इक्वल टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा इज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो करेंट जो है इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट जस्ट बिफोर, मतलब अभी स्विच क्लोज होने से पहले, इज इन क्लॉकवाइज। इसको कैसे चेक करोगे, इसको कैसे चेक करोगे, मैक्सिमम करंट इंटू मैक्सिमम वोल्टेज भी कर सकते थे, नहीं भाई, मैक्सिमम करंट इंटू मैक्सिमम वोल्टेज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा वो आपका पूरा एक पीरियड के लिए होगा ना, पीरियोडिक होता तो आप करते, आपसे पीरियोडिक होता तब आप करते ना। थ्री पाई बाई 2 पर भी आएगा क्या, 3 पाई बाई 2 7 पाई बाई 6 ओमेगा से छोटा है क्या, 3 पाई बाई 2 जरा चेक करके देख लो, क्या वो 9 पाई बाई 6 आ रहा है ऋषि बाबू,
अपनी गणित सही करो। 3π/2 का जो इंटरवल है वो इस गिवन इंटरवल के बाहर चला जा रहा है, ठीक है। तो वो जो सेकेंड मैक्सिमा है वो इस मैक्सिमा से बाहर चला जा रहा है। शायद समझ गए होंगे, शायद आप समझ गए होंगे। चलिए बताइए बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बोलो। ये तो अभी क्यू मैक्स लिखा है मैंने, अब इन्होंने पूछा है जनरल पूछा है। ये तो हमने क्यू मैक्स निकाल लिया, अब हमें जनरल फिर निकालना पड़ेगा, dq/dt करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। dq/dt करके निकालिए करंट, तो आपको डायरेक्शन पता चलेगा। इन्होंने बिफोर पूछा है ना, तो बिफोर के लिए क्या करोगे? बिफोर पूछा है तो एक मिनट। द करंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट जस्ट बिफोर t इक्वल टू 7π/6 ओमेगा इज क्लॉकवाइज। तो करंट की वैल्यू यहां पे अगर आप रखते हो 7π/6 ओमेगा, करंट पूछा है ना, तो 7π/6 ओमेगा पे कितना आ रहा है? 7π/6 ओमेगा पे देखना जरा कितना आ रहा है। कॉस नेगेटिव होगा शायद, जरा चेक करके देखो। ये 7π/6 ओमेगा पे, या मतलब उस इंटरवल में कॉस का जो ये कॉस फंक्शन है ना, तो कॉस फंक्शन कितना हो जाएगा? बिफोर बोला है, द करेंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द, जस्ट बिफोर बोला है, तो t इक्वल टू 7π/6 ओमेगा पे ही देख लो ना। 7π/6 ओमेगा कितना हो जाएगा? 7π/6 ओमेगा एक तरीके से अपना होगा 7π/6 ओमेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई प्लस π/6 ओमेगा, पाई प्लस π/6 ओमेगा, है ना। ओमेगा बाहर ही रखो अभी, बस आप थीटा देख लो पहले आर्गुमेंट। तो पाई प्लस π/6, यही तो बन रहा है 7π/6, है ना। ये तो टाइम है, तो थीटा ये बन रहा है, तो π/6, तो ये तो डिक्रीजिंग होगा, माइनस आएगा, है ना। पाई प्लस π/6, तो कॉस पाई प्लस कॉस होगा ना, तो कॉस पाई प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा भाई। तो ये गलत हो गया, यहीं से देख सकते हो जस्ट के लिए, ये भी गलत हो गया, एंटी क्लॉकवाइज होगा, नेगेटिव आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप एक पे देख लो, जस्ट बोला है इसीलिए आप यहां तक देख सकते हो। उसके बाद बोलता है इमीडिएटली आफ्टर ए इज कनेक्टेड टू डी द करेंट इन आर इज 10 एम्पेयर, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि जैसे ही ये ए से डी में कनेक्ट होता है तो करंट क्या होगा, ठीक है। तो करंट निकालने के लिए क्या करें, पहले चार्ज निकाल लें, है ना। एक तो करंट बैटरी सप्लाई करेगी, यहां का चार्ज निकाल लेते हैं और केवीएल लगा देते हैं। तो अब देखो यही क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है। तो चार्ज निकालने, तो Q का फंक्शन क्या बनेगा, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी था ना। तो चार्ज आप इंटीग्रेट करके निकालोगे टोटल, ये आपने निकाला है, इसको अगर ये निकाला तो है, ये रहा, ये निकाला है आपने, इसी को आप यहां पे इसकी t की वैल्यू पुट कर दो। टोटल चार्ज एट t इक्वल टू 7π/6, तो Q एट 7π/6 I0 ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये है ना। Q इक्वल टू I0 ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो जस्ट 7π/6 पे क्या होगा एट t इक्वल टू, लेकिन ये तो इंटीग्रेट करके निकलेगा, ये इंटीग्रेट करके निकलेगा भाई, टोटल चार्ज इंटीग्रेट करके निकलेगा। टोटल चार्ज आपका वेरिएबल है ना, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से 7π/6 ओमेगा।
तो इसको इंटीग्रेट करो टोटल चार्ज के लिए, dq i को ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये जो अभी आपने एक बार किया है इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से t के लिए। तो i इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी है। इसको आप 7π/6 के लिए कर लो, हालांकि वैल्यू वही आएगी क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। आई नॉट कॉस ओमेगा टी यही है ना। तो टोटल चार्ज जो होगा कॉस ओमेगा टी डी टी, और ये आप कर रहे हो 0 से q और 0 से dq बाई डी टी इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो dq हो जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी डी टी, ये 0 से आपको q और ये 0 से 7π/6 ओमेगा ये होगा, मतलब आएगा वही q आ जाएगा अपने पास आई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो लोअर लिमिट आपकी 0 है, तो आप यहां पे डायरेक्ट भी पुट करते तो आपको वही मिलता आई नॉट ओमेगा, और ये हो जाएगा साइन 7π/6। तो Q आ जाएगा आई नॉट 1 था, ये 500 था, और साइन पाई प्लस π/6, तो ये -½ हो जाएगा, ये -½ हो जाएगा। देख लो पाई प्लस π/6 हो जाएगा ना, तो साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो फाइनली Q क्या आ जाएगा अपने पास -10⁻³ -10⁻³ कूलम ये आएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या नहीं समझ में आया भाई बता दीजिए। यहां पे सीधे सीधे मैथ्स लगा लीजिए। सेकेंड पार्ट में ये है कि आप यहां पे वैल्यू पुट करिए ना, जस्ट बोला है तो आई पे यहां पे वैल्यू 7π/6 पुट कर दीजिए। ये नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेगेटिव आएगा इसका मतलब हमारा करंट इधर फ्लो कर रहा था, सिंपल है, ठीक है। तो इमीडिएटली आफ्टर ए इज कनेक्टेड टू डी द करंट इन द आर इज 10 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस, अब आपके पास एक सर्किट है CR50 और एक करंट, एक नेगेटिव चार्ज। तो आप लगा लीजिए यहां पे KVL। आपके पास अब ये सर्किट है, ये 50 है, और यहां पे चार्ज है -Q और ये +Q, और R आपको दिया हुआ है कितना, R दिया हुआ है 10, R दिया है 10 ओम। तो अब यहां पे KVL लगा लो, कुछ सोचो नहीं ज्यादा। तो यहां पे करंट इस तरीके से चल लो, तो कितना आ जाएगा, आपसे करंट ही पूछा है, हाँ जस्ट करंट ही पूछा है। इमीडिएटली आफ्टर ए कनेक्टेड टू डी द करंट इन द R, तो करंट जो होगा, अब ये भी है ये भी वोल्टेज है, तो नेट I मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 50 माइनस C की वैल्यू दी है क्या, देखो जरा, दी थी शायद, C दिया हुआ है 20 माइक्रोफैरेड, R 10 है, C 20 है, तो कैपेसिटेंस इसका 20 माइक्रोफैरेड है। तो यहां पे हो जाएगा माइनस से प्लस, फिर माइनस से प्लस, पोटेंशियल राइज, ये देख लीजिए, माइनस से प्लस फिर माइनस से प्लस, तो पोटेंशियल राइज कितना Q/C, फिर -IR इक्वल टू 0। तो 50 प्लस Q की वैल्यू कितनी, यहां माइनस मत दे दीजिएगा, यहां पे माइनस दे देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। आपने माइनस की पोलैरिटी लगा ली है और फिर KVL लगाया है, तो माइनस हमने माइनस को देखकर ही यहां माइनस लगाया ना, माइनस और प्लस जस्ट के लिए, तो ये माइनस ये प्लस लगा चुके हैं, तो दोबारा यहां माइनस वैल्यू नहीं डालेंगे, मॉड डालेंगे। 10⁻³ अपॉन में 20 इंटू 10⁻⁻6। अब ये कैलकुलेट कर लो यार, I इंटू 10, तो देख लो जरा क्या आ रहा है, ये 5 हो जाएगा 10 से डिवाइड करोगे तो, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये 1/2 10 से डिवाइड कर दिया,
तो ये ऊपर ले जाओ तो ये 10⁻³ है ना, 10⁻³ और यहां पर एक 10 यहां से डिवाइड किया आपने तो 200 एक तरीके से। तो 5 प्लस इसको और ले जाओ इधर तो 10/2, तो 5 तो ये 10 आ रहा है ना, करंट जो है 10 आ रहा है जस्ट। तो देखो जरा ऑप्शन में क्या है, तो ये सही है, ये अपना सही हो गया। फिर आपसे क्या पूछा है, क्यू। क्यू क्या था याद करो, यहां देखो, ए टोटल चार्ज क्यू फ्लो फ्रॉम द बैटरी टू चार्ज द कैपेसिटर फुल्ली। तो ये क्यू कौन सा है, स्टेडी स्टेट वैल्यू है, ठीक है, क्यू अपना स्टेडी स्टेट वैल्यू है। तो सभी बच्चे ये तो जानते हैं कि स्टेडी स्टेट में क्या होगा, आरसी सर्किट है डीसी, ये ओपन सर्किट की तरह होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 50 के बराबर होगा। तो कितना चार्ज हो जाएगा स्टेडी स्टेट का चार्ज, सीवी। तो स्टेडी स्टेट का चार्ज जो होगा, चार्ज एट स्टेडी स्टेट जो होगा वो सीवी होगा। तो वो भी देख लो। तो चार्ज एट स्टेडी स्टेट वो हो जाएगा C इंटू वी, और C अपना है 20 इंटू 10⁻⁻6 और V कितना दिया था 50। तो ये अपने पास आ जाएगा 10⁻⁻3, यही ना। टू इंटू 10⁻⁻3, 2 इंटू आएगा, 2 आ रहा है क्या, देखना जरा। कैपेसिटेंस 20 है, Q इक्वल टू CV और V जो है 50 वोल्ट है। (10⁻³ तो आ रहा है। बहुत ही प्यार, ऐसा बकवास मत किया करो यार, बहुत तकलीफ होती है मेरे भाई। आरसी सर्किट आपको पढ़ाया गया है, आप बोल रहे हो सर रेजिस्टेंस भी तो है। अरे आरसी सर्किट में जब रेजिस्टेंस ओपन सर्किट होगा करंट जीरो हो जाएगा, तो जो भी वोल्टेज होगा, मतलब ये सब यार बहुत अजीब लगता है मतलब। अच्छा चार्ज फ्लो पूछा है क्या, हाँ तो चार्ज फ्लो ही तो है भाई इमीडिएटली। ये क्यू चार्ज फ्लो नहीं पूछा है, क्यू पूछा है स्टेडी स्टेट का। क्यू के बारे में पढ़ लो, ए टोटल चार्ज क्यू फ्लो फ्रॉम द बैटरी टू चार्ज द कैपेसिटर फुली, ठीक है। तो बैटरी से टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो बैटरी से टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, उसके लिए पहले से इस पे कुछ चार्ज था, ओके। पहले से इस पे कुछ चार्ज था, जब हम इस स्विच को यहां से यहां लेके आए थे तो T इक्वल टू 7π/6 ओमेगा पे इस पे चार्ज था कुछ, और वो चार्ज कितना था 2 इंटू 10⁻⁻3, 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, यही चार्ज था ना। बैटरी के पास देखो इधर, ये शायद हम लोग ने निकाला था, कहां निकाला था, Q मैक्सिमम निकाला तो था, ये देखो 7π/6 ओमेगा पे ये निकाल लिया था, 2 इंटू 10⁻⁻3, यही मैक्सिमम चार्ज था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये 2 इंटू 10⁻⁻3 पहले से था, और बाद में कितना हुआ है, ये अनचार्ज नहीं है। ये जो मैं कर रहा हूं ये तब ट्रू होता जब Q इक्वल टू CV में इनिशियली जब वो बैटरी के साथ लग रहा है तो उस पर चार्ज जीरो होता, जीरो नहीं था, 7π/6 ओमेगा पे उसके पास चार्ज था। अब चार्ज जो था उसके बाद जो चार्ज कितना फ्लो किया है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ये तो अभी चार्ज एट स्टेडी स्टेट नहीं है, CV 10⁻⁻3, ये चार्ज जो है फ्लो है एक तरीके से, है ना, चार्ज फ्लो है एक तरीके से। तो अब यहां से आप क्या कर सकते हो, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा फिर, ये माइनस देखो, जब आप सर्किट को 7π/6 पे थे तो ये -Q था, और एक तरीके से ये +Q है। रुको चार्ज फ्लो लिखता हूं मैं यहां पे,
ठीक है, और पहले से इतना चार्ज था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टोटल चार्ज जो होगा, तो हर ऑप्शन में फंसाया है इस क्वेश्चन में, टोटल चार्ज जो होगा वो हो जाएगा 10 की पावर -3 माइनस और माइनस 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 कूलम, ये चार्ज होगा, ये सही है। भाई बहुदीप, मैं आपका जो है ये सब डाउट्स का आंसर नहीं दे सकता, सॉरी। चार्ज फुली हो जाएगा तो ओपन सर्किट हो जाएगा, तो चार्ज थोड़े ना फ्लो करेगा, मैं अब आपका आंसर नहीं दे सकता। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो चार्ज जब फ्लो नहीं करेगा तो वही जो चार्ज स्टोर्ड हो चुका है स्टेडी स्टेट में वही मैक्सिमम चार्ज होगा। आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हो फालतू में, आरसी सीरीज सर्किट का लेक्चर देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अननेसेसरी आप इरिटेट कर रहे हो, आपको आरसी सर्किट कुछ नहीं आता मतलब। नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन सर्किट द एसी सोर्स हैज ओमेगा दिस, ठीक है। और मैं सॉरी, ऐसे जो पहले से पढ़ाए गए इतने ब्लंडर जो है डाउट्स मैं अब पढ़ूंगा भी नहीं, सॉरी, बाकी बच्चों का भारी नुकसान करूंगा मैं। इन द गिवन सर्किट द एसी सोर्स हैज ओमेगा दिस, ठीक है। कंसिडरिंग द इंडक्टर एंड कैपेसिटर टू बी आइडियल, आपको इसका करेक्ट चॉइस बताना है। द करेंट थ्रू द सर्किट आई इज दिस, सर्किट का आई बताना है, ओके। टोटल करेंट थ्रू द सर्किट आई आपको बताना है। द करेंट थ्रू द सर्किट हो गया, द वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम, ये वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर बताना है, और वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम रजिस्टर बताना है। क्लियर है? चलिए तो इसको करते हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, अच्छी बात यह है कि जो आपको 20 वोल्ट है ये पूरे के लिए यहां से यहां के लिए कैपेसिटर का जो वीसी है और ये वीआर है, तो नेट जो वोल्टेज है, जो नेट वोल्टेज है वो 20 है। ठीक है, तो अब यहां से अपने पास ये वीसी जो है 100 है और ये वीआर अपने पास 100 ओम है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, वीसी और वीआर के लिए क्या करने वाले हो, वीसी और वीआर के लिए क्या करने वाले हो, सभी बच्चों को पता है कि वीसी स्क्वायर प्लस वीआर स्क्वायर 20 के बराबर होगा। तो यहीं से आप पहले करंट इन द सर्किट पूछा है ना, तो सबसे पहले तो हमें इंपिडेंस निकाल लेना चाहिए। ये I1 निकाल लो, बेटर है कि पहले आप I1 और I2 अलग अलग निकाल लो, फिर टोटल I निकाल लो। तो इस I1 को निकालने के लिए इस ब्रांच का वोल्टेज हमें पता है ना, तो इसका नेट इंपिडेंस क्या होगा, ये RC है, तो RC का इंपिडेंस क्या हो जाएगा, Z1 बोल देते हैं, है ना। तो इस वाले सर्किट का इंपिडेंस Z1 बोल देते हैं और इस वाले का Z2 बोल देते हैं। तो बताओ मुझे Z1 क्या होगा, Z1 हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन XC, मतलब 1 अपॉन ओमेगा सी, ऐसे कर सकते हो, R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर अंडर रूट। तो R अपने पास कितना है, R 100 है, प्लस 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा है 100 स्क्वायर इंटू सी कितना दिया हुआ है, सी है 100 इंटू 10 की पावर -6, इसका स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेट करके बता दीजिए जल्दी से, इसको कैलकुलेट करके बता दीजिए जल्दी से क्या आ रहा है। भाई नेट इंपीडेंस तो है ना, हम निकाल सकते हैं, आपको फिर कॉम्प्लेक्स यूज करना पड़ेगा, उसमें आप ज्यादा परेशान होंगे। मतलब ये होगा Z1, ये होगा Z2 और कॉम्प्लेक्स नंबर से पैरेलल हो जाएंगे ना, तो पैरेलल में आपको फिर कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, Z1 और Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, तो वो आपका काफी बड़ा जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। मैं बिना कॉम्प्लेक्स के भी कोई बच्चा नहीं जानता है तो कर सकता है, वो बता रहा हूं। तो कितना हो जाएगा देखिए,
ये पावर एडजस्ट कर लीजिए, 10 की पावर 4, ये पूरा हो जाएगा कितना, 10 स्क्वायर 100 स्क्वायर 100 स्क्वायर, तो ये अपने पास हो जाएगा 10 की पावर 8 और ये 12, तो ऊपर आएगा 10 की पावर 4 और ये 10 की पावर 4, तो आई थिंक 100 आएगा। चेक करना जरा, 100 आएगा, एक बार देखना, अरे कंफर्म करना जरा एक बार, 100 ही आ रहा है क्या, Z1 100 ही आ रहा है क्या, कंफर्म करिए जरा एक बार। एक बच्चा 1 लिख रहा है, 100√2 आएगा, हाँ सही कह रहे हो, क्योंकि यहां पे भी 100 और 100, तो 100√2 आएगा, सही कह रहे हो, ये 100√2 होगा। Z1 आ गया, तो अब Z1 आ गया तो हम I1 निकाल सकते हैं। I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा 20/mod Z1, ये तो लिख सकते हो, इसके क्रॉस का भी टोटल 20 होगा, है ना, ये पूरा जो होगा वो VC स्क्वायर जो भी होगा, VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, वो 20 स्क्वायर के बराबर ही होगा ना यहाँ पे, तो वही चीज मैं लिख रहा हूं 20/Z1, तो यहाँ पे आ जाएगा 20/100√2, तो I1 आ जाएगा 1/5√2, चेक करो जरा, 1/5√2, ये क्लियर है, ठीक है। तो आप Z2 इसी तरह निकाल लो, Z2 क्या हो जाएगा, स्लाइड अलग लेना पड़ेगा, Z2 जरा देखो क्या आएगा, Z2 हमारे पास आएगा, R है 50 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, तो L हो जाएगा 5 × 10 की पावर -1 का स्क्वायर, ये Z2 होगा, तो Z2 आएगा, देखो यहां से हमें ये 25 हो जाएगा, 50, Z2 बताना जरा, देखो क्या आ रहा है, Z2 बताइएगा, तो यहां से 25, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूं, 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर को बाहर ले लिया तो इधर 5 हो गया, और इधर अपने पास 10 स्क्वायर, ये 100 बचेगा, ये 10 स्क्वायर रहेगा, प्लस यहां पे 10 की पावर 4 और यहां पे 10 की पावर -2, तो यहां पे भी 10 स्क्वायर होगा, तो यहां से एक 10 और बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 50√2, कंफर्म करिए जरा, 50√2, ओके वेरी गुड, तो Z2 भी आ गया, Z2 आ गया, तो I2 भी यही निकाल ही लेते हैं, ठीक है, I2 अपने पास हो जाएगा 20/50√2, तो ये अपने पास आ रहा है 2/5√2, इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, 2/5√2, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, 2/5√2, तो अब आप लोग बताओ क्या होगा, क्या I जो है I1 प्लस I2 होगा, क्या करें, I जो होगा दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्यों भाई, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 कर सकते हैं कि नहीं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 कर सकते हैं क्या, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 कर सकते हैं क्या, ये पूछ रहा हूं मैं, जल्दी बताइएगा। आपने I1 निकाल दिया, I2 निकाल दिया, तो क्या अब इसको KCL से I1 प्लस I2 कर दें, I, यस नो तो बता दीजिए, कर सकते हैं ना या नहीं कर सकते, कर सकते हैं, आप लोग धोखा खा गए, नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये I1 और I2 का जो फेज है फाई 0 होना चाहिए, I1 और I2 का जब अगर आप फेज निकालोगे तो ये फेज आपके पास अलग अलग आएगा भाई, आप करके देखिए, ये RC सर्किट का I और V दोनों के लिए रिलेशन अगर आप निकालते हो, लेकिन
I1 प्लस I2 तो कर सकते हैं, VR नहीं कर सकते। 45 डिग्री होगा ना, जरा इन पे 10 फाई निकाल लो, जरा दोनों का फाई निकालो। दोनों का फाई निकालना पड़ेगा आपको, I1 और I2 का फाई निकालो। I1 का जो फाई आएगा 10 फाई करके देख लो क्या हो जाएगा, XC अपॉन, इसका फाई निकाल लो एक बार, इसका फाई आपको पता चल जाएगा वहीं से, जल्दी से करके बताइए। दोनों का फाई यहां पे डिवाइड कर दीजिए, XC और R को, और एक बार XL और R को, फाई बता दीजिए। 45 डिग्री आ रहा है और एक -45 आ रहा है, वही मैंने कहा। ठीक है, तो जब आप इसका फाई निकाल रहे हैं, बढ़िया, तो यहां पे इस चीज का ध्यान रखना होगा। जब आप फाई निकालोगे तो एक का 45 आएगा। अगर आप रेफरेंस ले रहे हो, इंडक्टिव है ना एक और एक रजिस्टिव है, तो मान लो अगर आप यहां पे वोल्टेज को रेफरेंस लेते हो तो इंडक्टिव में अपना क्या होगा, I1 जो है एक में +45 आएगा और एक में -45 आएगा। ये एक 45 प्लस हो जाएगा फाई और एक का माइनस होगा, करके देख लीजिए फाई निकाल कर। ठीक है, और I1 I2 में कौन I1 होगा कौन I2 ये भी आप देख ही सकते हैं अगर आप इसको रेफरेंस ले रहे हैं। तो कैपेसिटर वाला जो होगा, कैपेसिटर इंडक्टर वाले में अपना ये लैग करता है करंट, तो एक तरीके से ये अपना I2 हो जाएगा, ये I1 हो जाएगा। तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो I नेट जो होगा वो I1 प्लस I2 नहीं होगा भाई, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर होगा। इस चीज का ध्यान रखना है, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर होगा, बिल्कुल। तो ये चीज आपको समझना है। आंसर बता दीजिए जरा जल्दी से, इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है, इसका आंसर कंफर्म कर दीजिए। I1 I2 आपके पास है, इसमें आंसर कंफर्म कर दीजिए अब जल्दी से, कौन सा आंसर आएगा फिर करंट के लिए, आंसर कंफर्म कर दीजिए। 1/√10 आ रहा है, तो मतलब करंट का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्या। वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर इज 10√2, तो ये तो अब आप निकाल ही सकते हो। VR कितना हो जाएगा, I1 इंटू R, VR जो हो जाएगा VR अक्रॉस 100 ओम, वो हो जाएगा I1 है 1/5√2 इंटू R, तो 10√2। तो वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर इज 10√2, तो ये वाला तो सही दिख रहा है। वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम देख लीजिए, I2 इंटू R कर दीजिए, I2 इंटू R कर दीजिए, तो VR 50 ओम वो हो जाएगा अपना I2 इंटू R। ये तो सेम फेज में ही होते हैं, तो आपको इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। I2 है 1/5√2 इंटू 50, तो 10/√2, तो इंटू √2 अपॉन √2, तो ये आएगा 5√2। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये सही आ रहा है। और इसमें बता दीजिए A और B में, A आ रहा है अप्रॉक्स, ठीक है, तो A आपका अप्रॉक्स आ रहा है, तो ये A कर लीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन AC सोर्स ऑफ EMF E0 साइन 100t इज कनेक्टेड अक्रॉस, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है भाई, ये जो ग्राफ है ये यहां से नहीं है, ये ओरिजिन से ही है। थोड़ा सा करेक्शन है इस क्वेश्चन में, ग्राफ ओरिजिन से ही है, ग्राफ ओरिजिन से, आई का ग्राफ ओरिजिन से है ना, आई का ग्राफ ओरिजिन से है। तो व्हेन एन AC सोर्स ऑफ EMF E0 साइन 100t इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सर्किट,
द फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ ई एंड द करंट आई इन द सर्किट इज ऑब्जर्व टू बी पाई बाई 4। मतलब ई और आई के बीच में जो फेज डिफरेंस फाई है वो पाई बाई 4 है। फाई आपको दिया हुआ है, ओके, और ग्राफ दिया हुआ है। इफ द सर्किट कंसिस्ट पॉसिबली, अब ये सर्किट का जो ग्राफ है ई और आई का, ये आरसी हो सकता है, आरएल हो सकता है, या एलसी हो सकता है। तो एलसी तो किसी हालत में नहीं होगा, ये समझ रहे हो। एलसी तो क्या होगा, पाई का फेज डिफरेंस रहेगा। एलसी तो नहीं हो सकता ना, एक्सएल और एक्ससी ऊपर नीचे होते हैं। तो बचा आरएल और आरसी, यही हो सकता है। तो आरएल और आरसी में आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी एडवांस का ही क्वेश्चन है, आया हुआ है कभी ऑब्जेक्टिव। तो इसमें आप लोग बता दीजिए कि फाई की वैल्यू दे रखी है पाई बाई 4। लीडिंग और लैगिंग आपको इस ग्राफ पे देख के बता देना है। लीडिंग और लैगिंग जो है इस ग्राफ को देखकर बता सकते हो कि इसमें ई और आई में कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है पाई बाई 4 से। जल्दी से बताइए कमेंट करके। आई इज लीडिंग, बिल्कुल। तो आई लीडिंग है, बस हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो मजा ना आ जाए कि बिना पेन चलाए क्वेश्चन हो रहा है। तकदीर है ये, कभी कभार होता है। तो अगर आप इसको देखो एक्सटेंड करते हो थोड़ा सा इस ग्राफ को, तो टी इक्वल टू 0 पे ये ग्राफ एक तरीके से, अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे तो कुछ ऐसा जाएगा, है ना। और ये यहां से उठेगा, तो ऑब्वियसली शिफ्टिंग करोगे तो इधर आएगा। तो ये अपना जो है लीडिंग है, ये लैगिंग है। इसका फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स है तो ये कुछ एफ ऑफ एक्स प्लस ए है, तो ये लैग कर रहा होगा। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से आप ग्राफ शिफ्ट करते हो मैथ्स में, उससे भी समझ सकते हो, या इससे समझ सकते हो कि टी इक्वल टू 0 पे ये यहां पे है और इसकी वैल्यू अभी कुछ नेगेटिव है, या इसको आप एक्सटेंड करो तो ये अभी इधर रहेगा नेगेटिव में, जबकि ये आगे है, ऐसे सोच सकते हो। तो यहां से आप बता सकते हो फ्रॉम ग्राफ, तो ये काफी आसान क्वेश्चन निकला। फ्रॉम ग्राफ आई लीड्स ई बाय पाई बाई 4। और ये सभी बच्चों को पता है कि करंट जो है लीडिंग है अगर, तो वो आरसी सर्किट मतलब कैपेसिटिव नेचर होगा। अगर करंट अपना लीडिंग है तो वो कैपेसिटिव सर्किट होगा। क्वेश्चन 8 में I2 की जगह I1 रख दिया है, किसने रख दिया है? क्वेश्चन 8 में क्या कह रहे हैं? I2 की जगह मैंने I1 रख दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है क्या? हाँ सही कह रहे हैं। I2 तो है 2/5√2 इंटू 50, तो यहां से ये 10 हो जाएगा और √2 10√2 आएगा। सही कह रहे हैं आप। बट आंसर तो वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर इज 10√2 और 50 ओम भी 10√2 ही आ रहा है, तो ये मतलब गलत ही होगा। सही कह रहे हैं आप। I2 ये था 2/5√2, ठीक है। तो ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया। फटाफट आंसर बता दीजिए फिर। अब आर और सी की वैल्यू भी पूछी है इसने, तो आर और सी की वैल्यू कैसे निकालें? एलआर सर्किट, आरसी सर्किट होगा तो इधर आर होगा और इधर अपने पास एक्सी होगा। ये 45 डिग्री बोला है ना। इधर करंट होगा, ये वोल्टेज होगा जो लैग कर रहा होगा, करंट लीड कर रहा होगा। तो tan 45 इक्वल टू आर अपॉन एक्सी, तो दैट इज आर इक्वल टू एक्सी, आर इक्वल टू एक्सी। तो आर इक्वल टू एक्सी है, देख लीजिए आर इक्वल टू एक्सी कहां मिलेगा? ये दोनों तो हटा ही दो, इन दोनों में चेक कर लो। 1 किलो ओम है और 10⁻⁻⁶।
आरसी तो होगा, आर की वैल्यू भी पूछी है ना, लेकिन आपसे आपसे वैल्यू भी पूछी गई है। तो आर इक्वल टू सी में ओमेगा दिया हुआ है ना, तो देख लो यार यहाँ पे एक्सी जो है ओमेगा सी, एक्सी की वैल्यू जो है वो ओमेगा सी होगी। तो मतलब ओमेगा से डिवाइड करोगे तो सी आना चाहिए आर के बराबर, है ना, सी आना चाहिए आर के बराबर। आपको सी पूछा है, एक्सी नहीं पूछा है। ओमेगा शायद दिया है, ये देखो ओमेगा आपके पास है 100, तो यहां से कर लो ना जिससे कि आर सी के एक्सी के बराबर आ जाए। तो आर अपना अगर 1 किलो ओम लेते हो और ये है, तो इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हो, अरे 1/ओमेगा सी है ना, तो एक्सी ये 1 ले लेते हो, इसको इसको आप 1 किलो ओम लेते हो, मतलब 10 की पावर 3 लेते हो, और ये हो जाएगा अपना कितना 10 की पावर 2 इंटू सी। तो सी आ रहा है यहां पर कितना 10, तो ये तो होगा नहीं। आर इक्वल टू ओमेगा 10 की पावर 3, तो ये 1 आएगा, 1 माइक्रोफेरेड। ये माइक्रोफेरेड में ही दिया हुआ है ना, ये लिखना चाहिए इसको माइक्रोफेरेड में। अगर 1 किलो ओम ले रहे हो तो सी 1 माइक्रोफेरेड आएगा। बोलो कौन सा आएगा, ऑप्शन ए आएगा। तो ऑप्शन ए में आर को आप अगर 1 किलो ओम ले रहे हो तो मतलब एक्सी एक तरीके से 1 किलो ओम है 10 की पावर 3, और ओमेगा आपका कितना है 100 है। तो सी की वैल्यू जो आएगी वो 10, सी की वैल्यू 10 आ रही है ना भाई, ये प्रॉब्लम है। 1 कहाँ आ रही है 10 माइक्रो, अच्छा तो इसका मतलब इनको लिखना चाहिए ना कि सी माइक्रोफेरेड में ही है, ये प्रॉब्लम है, इन्होंने लिखा नहीं है। लेकिन ये फिर यही होगा, दोनों माइक्रोफेरेड है तो यही लेके चलोगे, है ना, माइक्रोफेरेड में ही होगा फिर, और क्या है, सी माइक्रोफेरेड में इनको लिखना चाहिए। अच्छा क्या बोल रहे हो, सी 10 पावर -5 आएगा। अच्छा 10 की पावर 5 आएगा। 1/ओमेगा सी होता है, ये गलत लिखा है, समझ गया, ये होगा ना यार, ठीक है। तो अपने पास हो जाएगा 1/ओमेगा है 10 की पावर 2 इंटू सी, तो वो सही है उनका। तो 10 की पावर यहां 6 होगा, और ये हो जाएगा अपने पास, तब तो 1 आएगा ना उसके अकॉर्डिंग, फिर तो 1 आ जाएगा, सी इधर आएगा तो 10 की पावर 5 होगा, ओके। हाँ ठीक है, 10 की पावर -5, ठीक है, इसको आप 10 × 10 माइक्रोफेरेड भी बोल सकते हो, इसीलिए इन्होंने दिया नहीं है, अपने आप आ रहा है, ठीक है, ये अपने आप आ जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, 1/ओमेगा सी था। अच्छा ये जो इसके पहले वाले ये छोटे छोटे क्वेश्चन दिए थे, कर लिया तुम लोगों ने, ये सब क्वेश्चन हो गए थे, तो काफी इजी क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस के लिए दिया था, ये सब क्वेश्चन कर लिया था। जैसे यही बताओ क्या होगा, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए सेमी सर्कुलर करंट वेव विच हैज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। ये तो किया होगा तुम लोगों ने, जेई मेंस लायक सवाल है। एक सेमी सर्कल है, इसका आपको क्या बताना है, आरएमएस वैल्यू बताना है। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए सेमी सर्कुलर करंट, एक सेमी सर्कुलर करंट है, आई आपको दिख ही रहा है, करंट वेव विच हैज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, मैक्सिमम वैल्यू इसके पास ए है, इसका आंसर बताइए। तो आंसर तो बताओ, हो गया तो, अरे आंसर बता दो। 1/√2 है पक्का।
तो ये तो सभी बच्चे देख रहे हैं कि आरएमएस वैल्यू आपसे पूछा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको दे रखा है, तो आपने शायद क्या किया, आई नॉट बाई रूट टू कर दिया, आपने इसको आई नॉट बाई रूट टू कर दिया। लेकिन आप एक चीज भूल गए, आपके साथ गुगली हो गई, आपके साथ भाई दुर्घटना हो गई। आप एक चीज भूल गए कि जो साइनोसोडल फंक्शन है, जो साइनोसोडल फंक्शन है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसके लिए हम लोग ने डिराइव किया था आई नॉट बाई रूट टू। क्या आप हर जगह इसको लगाओगे? क्या आप इसको हर जगह लगाओगे मेरे भाई? ये बताओ, क्या आप इसको हर जगह लगाओगे आई नॉट बाई रूट टू का फॉर्मूला? नहीं, ये केवल किसके लिए, फॉर साइनोसोडल फंक्शन आप डायरेक्टली लिख सकते हो आई इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू। ठीक है, तो ये किसी ने अगर किया है तो मुझे नहीं पता, धोखे से अगर आंसर मैच कर जाए, बट कॉन्सेप्चुअली गलत है वो, क्योंकि केवल साइनोसोडल फंक्शन के लिए हम जानते हैं कि जो हमारी आरएमएस और पीक वैल्यू का रिलेशन जो होता है वो होता है आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू। दिस इज ओनली ट्रू फॉर साइनोसोडल फंक्शन। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, फंडामेंटल यूज करिए। क्या करेंगे पहले आप, आपको करंट एज ए फंक्शन ऑफ मान लो विच एज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, तो ये आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स और वाई का, तो आप क्या करना चाहेंगे? आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा हिंट दिया मैंने आपको। आई नॉट बाई रूट टू डायरेक्ट ए बाई रूट टू नहीं कर सकते क्योंकि ये साइनोसोडल फंक्शन नहीं है। तो क्या करना चाहेंगे वो बताइए। आप आई को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकते हो ना? हाँ, एरिया से कर सके, बिल्कुल एरिया से करेंगे, बिल्कुल। क्या बताया, आई आर एम एस का बेसिक से जाइए। पहले आप क्या करते हो, आई का स्क्वायर करते हो, फिर इसका मीन लेते हो, फिर इसका अंडर रूट करते हो, यही करते हो। तो पहले आपको आई का स्क्वायर करना चाहिए। तो आई का जो फंक्शन है वो सेमी सर्कुलर है, तो इस सर्कल की इक्वेशन लिख के भी आप कर सकते हो। देख लीजिए, देख लीजिए, साइड हो गया मैं, देख लीजिए। दिख गया भाई, सी ऑप्शन। अब आप लोग सही पे आए हो, अब सही पे आए हो। कैसे किया भाई रौनिक, बढ़िया। पहले गलती का हो रही थी ना, कैसे किया जल्दी बताइए फटाफट। सभी बच्चे भी सोच सकते हैं अब इस लाइन में कि कहां गलती कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ मुझे क्वेश्चन दिख गया, नहीं बताता तो सब लोग वही करके सोच रहे होते। कैसे किया भाई थोयन? जल्दी बताइए। यहां इस फंडामेंटल से सोचेंगे तो कर सकते हैं, जल्दी बताइए। एक्स और वाई का फंक्शन निकाल सकते हो, बिल्कुल। हाँ, सेमी सर्कल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने इक्वेशन लिख के इंटीग्रेट किया होगा जैसे फंडामेंटल करते हैं, बिल्कुल। आपको यहां पे इक्वेशन जो है दिख रहा है, सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। ऐसे रेडियस है और ए रेडियस है और ये सेंटर 0,0 है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई अपने पास आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मान लो वाई एक ऐसी कोई चीज है, तो पहले आप आई को वाई मान लो, है ना। अब इसका स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका एवरेज लेते हैं, ठीक है, इसका एवरेज लेते हैं। तो इसका एवरेज लोगे तो इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे, है ना। इस फंक्शन को वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे एक तरीके से, तो वाई स्क्वायर dx अपॉन में dx। और इसका पीरियड आप सभी लोग देख रहे हो कि ये पूरा कहां से कहां होगा, ऐसे ही रिपीट करेगा। वेव फंक्शन है ये, तो आगे कैसे रिपीट करेगा, ये ऐसे रिपीट करेगा, ये ऐसे रिपीट करता जाएगा। तो कहां से कहां तक इसको लोगे आप, -a से
ए, और ये हो जाएगा माइनस ए से ए। तो ये तुम्हें मिलेगा वाई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू, वाई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये तो अच्छा हुआ मुझे दिख गया, नहीं तो ये अच्छे क्वेश्चन ही सेलेक्ट करता हूं मैं जनरली। तो वाई एवरेज जो है ये आएगा, मतलब वाई स्क्वायर का एवरेज। तो ये बार लिख रहे हो तो यहां पे ये हटाओ ना फिर। ठीक है, इसको कर लोगे अब तो कर लोगे बच्चों, अब तो कर लोगे इसका इंटीग्रेशन, और इसके बाद वाई आर एम एस आप निकाल लोगे, वो हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर का दिस। अब फाइनली बता दो इसका आंसर, फाइनली इसका आंसर अब बता दो, जाते जाते कुछ अच्छा काम करके जाओ, फाइनली इसका आंसर बता दो। तो जो लोग ए बाई रूट 2 कर रहे थे उनकी दुर्घटना हो जाएगी। √2/3 यही आ रहा है फाइनली, टिक कर रहा हूं आप लोगों के भरोसे। ठीक है, तो आप लोगों के भरोसे मैंने टिक कर दिया ये आंसर। तो इसीलिए किसी चीज को हल्के में ना लो। अच्छा, ये तो किया होगा, द डायरेक्ट करेंट if a direct current of value A ampere is superimposed on a alternating current I equal to I naught, एक साइनोसोडल को एक अल्टरनेटिंग के साथ लेके आ रहे हो, व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग। तो ये तो कर लिया होगा शायद, ये सभी बच्चों ने कर लिया होगा, ऑप्शन नहीं बता रहा है कोई भी, ये सभी बच्चों ने कर लिया होगा। इन दोनों को सुपर इम्पोज कर रहे हो तो आई रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों को सुपर पोजिशन लगाओ, ये हो जाएगा ए। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ आई इक्वल टू ए है, तो ये ए हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है आई नॉट बी साइन ओमेगा टी, बी साइन ओमेगा टी, यही तो रिजल्टेंट होगा। ये तो आसान है आपके लिए। इसके लिए क्या बताया था, ये कांस्टेंट फंक्शन है, मैंने कहा था तुम लोगों को। अब हमें इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग करंट, अब जो रिजल्टिंग करंट है यही होगा ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, ये क्लियर है। ऑप्शन बताओ इसका, डी बता रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो अब आप बताओ यहां पे कि जो ये रिजल्टेंट है इसमें आपको इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू क्या मतलब सभी बच्चे समझते हैं, आरएमएस वैल्यू, ये होता है आरएमएस वैल्यू। तो आप फिर क्या करोगे, इसका फिर वही कहानी करोगे, आई रिजल्टेंट आई आर का एवरेज लोगे, पहले स्क्वायर करोगे, स्क्वायर होगा ए प्लस बी साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये अपने पास है, ये सब अच्छे क्वेश्चन है भाई, मैंने इसको, मुझे लगा तुम लोग कर चुके हो। 2ab साइन ओमेगा टी ये आएगा भाई। ठीक है, अब इसका आपको एवरेज लेना होगा, तो ये क्या करोगे, इंटीग्रेशन, ये तो पीरियोडिक नहीं है, ये पीरियोडिक है, तो आप इसको 0 से 2 बाई 0 से t कर सकते हो, तो 0 से t, और t होगा मतलब 2 बाई ओमेगा, तो 0 से 2 बाई ओमेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी, और ये dt अपॉन में dt 0 से 2 बाई ओमेगा। समझ गए। और ये तुम लोगों को रटा होता है कि साइन स्क्वायर का हाफ आएगा और इसका 0 आएगा, है ना, इसका एवरेज जो है हाफ आएगा और इसका 0 आएगा, ये तो रट गया है, और इसका केवल आएगा ए स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा dt मतलब t, तो वो t से t ये कैंसिल होगा, तो मैं रिजल्ट लिख रहा हूं ये ए स्क्वायर ही होगा, है ना, और इसका जो होगा वो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो अब यहां से आई आर एम एस जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। तो फाइनली डी आंसर होगा इसका, फाइनली इसका डी होगा। थोएन ने सही आंसर दिया है। अब कुछ लोग जो है ऐसे भी मत सोचिएगा कि सर ये तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रख दें और इसका आरएमएस लिख दें,
b/√2। ऐसे नहीं सोचिएगा, ये पूरे फंक्शन का होगा, ठीक है। तो ये गलत है अप्रोच, ऐसे मत सोचिएगा। तो यहां से अब आप निकाल सकते हो, ये अपना डी आंसर होगा। ये भी एक अच्छा ही सवाल था जो ज्यादातर लोग गलत करेंगे। तो बाकी तो हो गए होंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस स्लाइड में कुछ और डिस्कस करना है क्या। ये जो क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को दिए थे, इसमें कुछ डिस्कस तो नहीं करना है, इन क्वेश्चंस को तो नहीं डिस्कस करना है। जल्दी बता दीजिए, क्योंकि मैं कल से फिर ईएम वेव शुरू करूंगा। ये सब तो हो गए होंगे। जो पिछली स्लाइड था उसमें कोई क्वेश्चन डिस्कस तो नहीं करना है। कल मैं ईएम वेव शुरू करूंगा फिर। एसी अपना कंप्लीट है। अच्छा हाँ, ट्रांसफॉर्मर का मैं इक्वेशन थोड़ा सा लिख दूंगा, कल ईएम वेव शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा भाई, इसमें भी सारे सवाल अच्छे हैं, कल कर लीजिएगा। हाँ, ट्रांसफॉर्मर का बहुत छोटा सा आपको एक इक्वेशन है, वही याद रखनी है। और ट्रांसफॉर्मर आपको, इंजीनियरिंग वाला ट्रांसफॉर्मर आपको नहीं पढ़ाने जा रहा है। एक बहुत ही वो जेई मेंस लेवल तक का क्वेश्चन आता है, वो मैं बता दूंगा। अरे ट्यूनिंग ऑफ रेडियो जो है, जो आप अभी ऑसिलेशन, ये एलसीआर सीरीज सर्किट पढ़ते हैं भाई अभिषेक, कुछ किताबें भी खुद से भी पढ़ लिया करो। ये सब एलसीआर सीरीज सर्किट जो है यूज होता है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो का मतलब नहीं जानते हो कि अपने रेड एफएम, विविध भारती चैनल आप जो है मिलाते हो कि नहीं, उसी को हम ट्यून्ड करना कहते हैं, रेजोनेट करना। अरे आप बोलते हो ना कि 95.6 रेड एफएम बजाते रहो, तो 95.5 रेड एफएम बजाने के लिए उस फ्रीक्वेंसी बैंड पे आना होगा। तो आप चैनल चेंज करोगे, फ्रीक्वेंसी को मिलाओगे, उसी को ट्यून करना कहते हैं। तो इस ट्यूनिंग में एलसीआर सीरीज सर्किट यूज होती है। तो अब मैं इंजीनियरिंग की चीजें आपको अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन आपको आगे मिलेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन है इन सब चीजों का, ठीक है। और ये तो मेरा ब्रांच रहा है, अगर मैं इस पे आ जाऊं तो पता लगा मैं आपको साल भर यही पढ़ा रहा हूं, एसी ही पढ़ा रहा हूं। चलिए फिर मिलते हैं फिर। तो कल मैं ईएम वेव स्टार्ट करूंगा और थोड़ा सा मैं आपको ट्रांसफॉर्मर का भी आइडिया दे दूंगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर ऐसे सभी लोग खुद भी कर सकते हैं। E1/E2 इक्वल टू I1/I2, है ना। फ्लक्स से जो है इनवर्स रिलेशन है। चलो मैं लिख दूंगा, इक्वेशन एक लिखनी है बस, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की, ठीक है। बता दूंगा, ट्रांसफॉर्मर पे क्वेश्चंस आते हैं, ट्रांसफॉर्मर ले लेंगे, ठीक है। और कल ईएम वेव भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ईएम वेव रिलेटेड है क्या एसी से? ईएम वेव नहीं है ऐसा, सच कुछ रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन कुछ भी चीज ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छूटा रहेगा, है ना। एलसी ऑसिलेशन भाई करा चुका हूं मैं, ठीक है। उत्कर्ष बाबू, जो डीसी में एलसी ऑसिलेशन का आप क्या पूछते हो यार, तुम लोग को देख के लगता है तुम लोग उसी टाइप के स्टूडेंट हो यार, बस मतलब आप इसमें एलसी ऑसिलेशन क्या पूछ रहे हो यार। ये एक्सेल और एक्सी है, एक्सेल बड़ा होगा एक्सी से तो इंडक्टिव होगा, एक्सी बड़ा होगा तो ये होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो रेजोनेंस होगा। इसमें एनर्जी का बस खेल है। ये सब बताया नहीं है क्या आपको? जैसे आप डीसी में एनर्जी ट्रांसफर होती थी वैसे एसी में होगा, पीरियोडिक, ठीक है। जनरेटर नहीं पढ़ाऊंगा भाई, मैं बता चुका हूं मैं, ठीक है। जनरेटर नहीं पढ़ाऊंगा मैं, सब कुछ आपको जनरेटर, ईएमएफ, क्वाइल को रोटेट करते हैं तो क्या होता है, मैथमेटिकल चीजें बता चुका हूं। आप पढ़िए और रटिए उसको। ये सब यहाँ पे आपने इसको बोर्ड मतलब स्कूल के मास्टर समझ रखा है आपने यार, है आपने स्कूल का मास्टर समझ रखा है। ये सब नहीं बताऊंगा मैं, ये जनरेटर और ये डायनोमो ये सब आपके में है, आप करिए, ठीक है। जो जेई मेंस और जेई एडवांस के रेलिवेंट है मैं वही चीजें बताऊंगा भाई। बस कमेंट करते रहते हो यार, क्या करोगे आप लोग? कुछ नहीं करोगे ऐसे लोग। चलिए फिर मिलते हैं।